Good morning, everyone. Welcome in social science class. How are you all? I hope you all are good and well and doing study, especially social science at home. So be happy and stay healthy. Dear students, today we are going to start the next chapter from your social science book, chapter number 3, and the name of the chapter is The Surface and the Interior of the Earth. Before starting the chapter, we will come to know the meaning of surface and the interior of the earth. Surface means uppermost layer of something. Uppermost layer of something. And we can say the outside part of the earth. And the meaning of interior is inside. Suppose this is an earth and this layer is called the surface or the uppermost layer and the outside part of the earth. Okay, we are well aware about the outer surface of the earth because we live on it and we can see easily what is on the earth, but we cannot see what is inside the earth because it is not visible for us. So in this lesson we will discuss about the surface and interior of the earth. So let's start the reading of this chapter. If we look from the space, the planet Earth appears to be a large round ball that shines bright and blue. यदि हम स्पेस से अर्थ का व्यू देखते हैं तो अर्थ जो एक प्लैनेट है वो कैसा दिखता है, एक लार्ज राउंड बॉल की तरह, ठीक है, एक जैसे गोल गेंद होती है, ठीक है, वैसे ही हमारी अर्थ की शेप है। और इसका कलर कैसा है, स्पेस से इसका कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू। वाई इट लुक टू अस ब्लू इन कलर, बिकॉज almost 71% of the earth's surface is covered with water in the forms of oceans, seas, lakes and so on. So it look us to blue in color. I hope it is clear up to you. We have learned already in our previous class how the earth was formed. प्रीवियस क्लास में यानी कि 6th क्लास में हमने चैप्टर रीड किया था सोलर सिस्टम, और उसमें हमें सन के बारे में और जो स्टार्स हैं उनके बारे में, या प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स, इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी किया है। और हमने जाना है कि अर्थ की जो फॉर्मेशन है आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। वी आल्सो नो दैट सन इज स्टार, और हमने यह भी जाना कि सन क्या है, एक स्टार है। स्टार्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, और उसमें सन जो है वो लार्ज स्टार्स की कैटेगरी में यानी कि बिग स्टार्स की कैटेगरी में आता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसा जो है हमने एक ड्रॉ किया था सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर। सन जो है वो मिड में है, फिक्स है, वो ना रोटेट करता है ना रिवॉल्व करता है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशंस ये दो मूवमेंट्स किसकी हैं बेटा, सभी प्लैनेट्स की। तो ऐसे 9 प्लैनेट्स हैं जो एक सन की ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे हैं बेटा। ये सब हमने क्लास 6 में स्टडी किया था। तो इनका पाथ फिक्स है, इनका ऑर्बिट फिक्स है, और ये रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं। तो जो 9 प्लैनेट है उसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं, क्योंकि जो 9 प्लैनेट है वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत दूर जा चुका है, और उसका साइज़ भी क्या हो गया बेटा, स्मॉल। प्लूटो जो है वो 9 नंबर पर प्लैनेट था,
अब स्मॉल साइज़ होने की वजह से उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया है, ठीक है। और वो सन की ग्रेविएशन से बहुत दूर चला गया है, इस वजह से उसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से आउट कर दिया है। However, the Earth is the only planet where conditions are favorable for sustenance of life. हमें पता है कि जो 8 प्लैनेट हैं उनमें अर्थ जो है सबसे यूनिक है। और इसकी यूनिकनेस क्यों है? क्योंकि इस पर जो लाइफ से रिलेटेड कंडीशंस हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट बोला गया है। सिंस इट्स बर्थ अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स, अर्थ के साथ साथ जो दूसरे प्लैनेट्स हैं जब से उनका ओरिजिन हुआ है, सिंस इट्स बर्थ प्लैनेट्स आर अंडर गोइंग चेंजेस। उनमें क्या आ रहे हैं बेटा? कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स देयरफॉर स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम इस चैप्टर के अंदर अर्थ का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि अर्थ की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई, ठीक है, उसके इंटीरियर पार्ट में क्या है और कौन सी इंटरनल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से क्या बना है सरफेस, विच हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सरफेस। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि अर्थ सरफेस क्या होता है और क्या इसके ऊपर पाया जाता है। जो अर्थ का सरफेस है वो कॉन्स्टिट्यूट है, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? फिज़िकल फीचर्स। तो अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारी फिजिकल फीचर्स का संग्रह है, कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, एक ही जगह पर हैं। आवर अर्थ हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म ऑन इट्स सरफेस। तो फिज़िकल फीचर की फॉर्म में बहुत सारी लैंड फॉर्म्स हैं, और ये लैंड फॉर्म्स किस रूप में हैं? ह्यूज माउंटेन्स के रूप में, डीप वैलीज़ के रूप में, स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स और टेबल लैंड्स और प्लेट्यूज। तो ये सब हमने 6th क्लास में डिस्कस किया था कि अर्थ के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी फिज़िकल फीचर्स हैं जिसमें माउंटेन्स हैं और डीप वैलीज़ क्या होती हैं? घाटियाँ, यानी कि माउंटेन की तलहटी में क्या है? डीप वैलीज़। और माउंटेन से अगर नीचे आते हैं साउथ साइड में तो वहाँ पर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स हैं। तो हमने इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशन में इसको स्टडी किया था। और उससे नेक्स्ट क्या आते हैं? प्लेट्यूज, ठीक है। तो ये अलग अलग फिज़िकल फीचर्स जो हैं अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं। माउंटेन्स और जो प्लेट्यूज हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज? जबकि ये दोनों क्या होते हैं? अपलैंड्स होते हैं, इनकी हाइट होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको माउंटेन्स बोला जाता है और दूसरी फीचर को प्लेट्यूज। तो माउंटेन्स की क्या विशेषता है, क्या इसकी फ़ीचर है बेटा? कि इसके ऊपर पीक्स होती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं, शिखर होते हैं, स्लॉप्स होती हैं, ढालदार होती हैं। ये बिल्कुल स्टीप स्लॉप जो हैं माउंटेन्स के ऊपर पाई जाती हैं। जबकि जो प्लेट्यूज हैं वो एक टेबल लैंड की तरह फ्लैट होते हैं, अपलैंड होते हैं, हाइट होती है, लेकिन इनकी पीक्स नहीं होती। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए जिनकी पीक्स नहीं है उनको प्लेट्यूज बोला जाता है और जहाँ पर पीक्स होती हैं उनको माउंटेन्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखें, दिस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड डेप्थ डिफर फ्रॉम हाई माउंटेन टू लो लैंड। अब इनकी जो हाइट है, यानी कि जो माउंटेन्स है बेटा, इनकी हाइट होती है प्लेट्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी तरह लो लैंड्स, यानी कि ये एक जो है अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के इंटीरियर में क्या है? लो लैंड्स, ओके। और अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है? हाइट। कोई भी फिज़िकल फीचर्स है जो अर्थ सरफेस के ऊपर पाई जाती है उसको हाइट में मेज़र किया जाता है, और जो उसके इंटरनल पार्ट में पाई जाती है सरफेस के इंटीरियर पार्ट में उसको डेप्थ में काउंट किया जाता है। अब इनकी जो मेज़रमेंट है उसका एक बेस लाइन लेते हैं
कौन लेता है? जियोलॉजिस्ट। और हमें हाइट और डेप्थ का पता चलता है। अब ये बेस लाइन है, इसको क्या बोला जाता है? मीन सी लेवल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी लेवल? सी लेवल इज़ द बेस लेवल। अब यहाँ सपोज करो कि ये सी है, ओके, और यहाँ से फिर लैंड शुरू हो जाती है। ये सी है और यहाँ से लैंड शुरू हो गई, ठीक है। अर्थ के ऊपर क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ज़्यादा 71% वाटर है और 29% लैंड एरिया है। अब इसकी जो मेज़रमेंट है जियोलॉजिस्ट किस बेस पर करते हैं? सी लेवल को लिया है उन्होंने बेस, ठीक है, क्योंकि वाटर का लेवल सेम रहता है, तो इसलिए जो हाइट पे है यानी कि सरफेस के ऊपर है उनकी मेज़रमेंट जो है हाइट में की जाती है, और जो सी लेवल के अंडर है एरिया उसको डेप्थ में मेज़र किया जाता है। तो सी लेवल इज़ द बेस लेवल फॉर मेजरिंग एलिवेशन एंड द डेप्थ ऑन अर्थ, ठीक है। नोट कर लें, मीन सी लेवल क्या होता है बेटा? इट इज़ द बेस लेवल फॉर मेजरिंग द एलिवेशन एंड द डेप्थ ऑन द अर्थ। डू यू नो में बताया गया है कि हाईएस्ट जो पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट कितनी है? 8,850 मीटर अबव द मीन सी लेवल, यानी कि सी से ये कितनी हाइट पर है? 8,850 मीटर। और अर्थ सरफेस पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ पर है बेटा? हिमालयस के अंदर। द लोएस्ट पॉइंट इज़ द बॉटम ऑफ द मैरीना ट्रेंच और बिलो द मीन सी लेवल इन द पैसिफिक ओशन। इसी तरह सी लेवल के जो अंडर है डेप्थ पॉइंट, सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मैरीना ट्रेंच, और इसकी डेप्थ कितनी है? 11,034 मीटर। ये भी कहाँ पर है? बिलो द मीन सी लेवल। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि क्या बताया गया इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। इंटीरियर क्या होता है? इनसाइड ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अंदर क्या है वो हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ रिमेन्ड ए मिस्ट्री फॉर ईयर्स। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो बहुत सालों तक क्या रहा है? एक रहस्य रहा है, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से ये रहस्य ही था कि अर्थ के अंदर क्या है। वी नो लिटिल अबाउट इट बिकॉज डीप डाउन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई और इंटेंसिव हीट नीदर अलाउ अस टू डिग डीप नॉर इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ से एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस। वी नो लिटल, हमें बहुत कम जो जानकारी अवेलेबल है, ठीक है, वो किस बेस पर है? जब अर्थ को बताया गया है कि 3 to 8 किलोमीटर जो सरफेस से नीचे उसको डिग डीप किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या पाया गया है? इंटेंस हीट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। इंटेंस हीट की वजह से ना तो इससे ज़्यादा गहरा खोदा जा सकता है और ना ही इसके अंदर कोई भी जो जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इतनी ज़्यादा हीट पर सब जो है मोल्टन स्टेट में है, तो वहाँ पर इनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो है इमेजिनेशन भी व्यर्थ है, क्योंकि वो नहीं हो सकते। इंसान है या जानवर हैं वो इंटेंस हीट में सरवाइव नहीं कर सकते। However, for extracting gold from mines, we have been able to dig as deep 3.5 kilometer below the Earth's surface
and our knowledge of Earth's interior is based on indirect observations. गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, खोद कर बाहर निकालना। तो माइन से जब खुदाई होती है गोल्ड की, उसको बाहर निकाला जाता है, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि 3.5 किलोमीटर तक ही डिगिंग पॉसिबल है, उसके आगे डिगिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे आगे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। तो जो नॉलेज है अर्थ इंटीरियर पार्ट की, वो किस पर बेस्ड है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। इनडायरेक्ट क्या होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। तो क्या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है जियोलॉजिस्ट फील करते हैं, बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक्स। जो सिस्मिक वेव्स हैं जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ही मूव करती हैं, और वो किसका कॉज बनती हैं, अर्थक्वेक्स का, ठीक है। और दूसरा है अक्रेंस ऑफ वोल्केनोस, जो ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, उनके बिहेवियर से जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं वो आइडिया लगाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है, और उससे हमें भी पता चलता है। तो अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा, सिस्मोलॉजी। डू यू नो में अंडरलाइन कर लें। सिस्मोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। और जो स्टडी करते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अर्थक्वेक इज़ द शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। शेकिंग क्या होता है, कंपन होना, कांपना, ठीक है। ट्रेम्बलिंग का भी मीन यही है कि अर्थ का बहुत ज़ोर से हिलना। तो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, भू का कांपना। भू मीन्स क्या होता है, अर्थ सरफेस, ज़मीन। जब अर्थक्वेक आते हैं तो जो अर्थ सरफेस का पार्ट है वो क्या हो जाता है, कांपने लग जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से। अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, मान लो ये सरफेस है और अर्थ के अंदर हैं प्लेट्स। ये प्लेट्स क्या हैं, ये भूखंड है, लैंड पार्ट है। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो आधे ऊपर हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, और आधे जो हैं सरफेस के इंटीरियर पार्ट में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरनल पार्ट में क्या है, कोर पार्ट में बहुत ज़्यादा हीट है। तो जो भी प्लेट्स हैं उसके नज़दीक वो सब किस में है, मोल्टन स्टेट में है, और ऊपर से वो सॉलिडिफाई हैं। इसलिए वो हाफ जो है अर्थ सरफेस के ऊपर है और हाफ जो है अर्थ सरफेस के अंदर है। अब इनके अंदर मूवमेंट होती रहती है इन प्लेट्स के अंदर, और वो प्लेट्स जो हैं कई बार क्या करती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, यानी टकराती हैं। और जहाँ पर ये आपस में हिट करती हैं वहाँ क्या बन जाता है, एक फोकस। तो यहाँ पर ही शॉक वेव्स जो है जनरेट होती हैं, और वेव्स ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब जैसे यहाँ फोकस पॉइंट बना, क्योंकि 2 प्लेट्स आपस में फ्लोट करती हुई मिलती हैं, आपस में टकराती हैं, तो वहाँ से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि वहाँ पर जो हीटिंग से वेव्स बनी उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, और वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी कि इंटीरियर पार्ट में मूव करती हैं और अर्थ सरफेस की ओर भी आने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और जो स्पीड्स हैं इन वेव्स की वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनकी नेचर पर डिपेंड करता है वेव्स की कि वो किस मटेरियल से पास हो रही हैं, ठीक है। सॉलिड पार्ट से हो रही हैं या लिक्विड पार्ट से वो मूव कर रही हैं, तो स्पीड डिपेंड करती है इस चीज़ पर। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स। जो भी सिस्मिक वेव्स हैं जो इंटरनल पार्ट में स्टीम मूव करती है, उस स्टीम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स मीन्स क्या होता है, प्राइमरी, यानी कि उस फोकस पर जहाँ पर सबसे पहले वेव जो है बनी, ठीक है, उस वेव को बोलते हैं प्राइमरी वेव। और इसमें क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा पावर होती है। एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे
अगर हम पॉन्ड या लेक में, मान लो ये पॉन्ड है या लेक है, तो उसमें हम स्टोन थ्रो करते हैं, तो जहाँ पर स्टोन थ्रो किया तो वहाँ क्या बन गया, फोकस, यानी कि पूरे ज़ोर से वो स्टोन जो है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है। हमने कई बार नोट किया होगा कि पानी जो है, वाटर जो है वो दूर तक हिलता हुआ दिखाई देता है। तो वाटर के अंदर मूवमेंट किसकी वजह से हुई, उस फोर्स की वजह से, उस वाइब्रेशंस की वजह से ऐसे लगता है कि दूर दूर तक वाटर फैल गया है, लेकिन वो क्या है, वाइब्रेशंस हैं। ऐसे ही अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जहाँ पर फोकस बनता है, यानी कि वो स्टीम इकट्ठी होके जब टू प्लेट्स आपस में हिट करती हैं तो वो स्टीम जो है सरफेस की ओर आती है। तो जो स्टार्टिंग स्टीम है या जो वेव्स हैं उसको बोलते हैं पी वेव्स, और ये ट्रैवल करती हैं सॉलिड पार्ट से भी और लिक्विड पार्ट से भी, और इनकी स्पीड होती है फास्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। यानी कि यहाँ पर अगर हिट किया है स्टोन तो यहाँ पर जो भी वेव्स बनेंगी उनमें बहुत ज़्यादा पावर होगी, स्पीड उनकी तेज़ होगी, लेकिन लास्ट तक जाते जाते, ठीक है, ये जो वाइब्रेशंस हैं इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। तो ऐसे ही सेम अर्थ के इंटरनल पार्ट में होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर स्टीम बन रही है हीट की वजह से और वही ट्रैवल करती है, चाहे वो सॉलिड पार्ट से कर रही है या लिक्विड पार्ट से कर रही है, तो इनकी स्पीड अलग अलग होती है बेटा। सेकंड वेव है एस वेव्स, जिसे सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। दे कैन पास थ्रो ओनली अ सॉलिड मीडियम और टू एट अ लोअर स्लोअर स्पीड। तो सेकेंडरी वेव्स जो बाद में वाइब्रेशंस होती हैं, वो जो वेव्स हैं वो सॉलिड मीडियम से पास होते होते उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इन्हीं वेव्स की जो बिहेवियर है कि वो फास्ट हैं या स्लो हैं, तो उनकी स्टडी करते हैं और हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में बताते हैं। डू यू नो में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक है अर्थक्वेक का और एक है वोल्केनो का बेटा। डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो है भुज एरिया में जो गुजरात में है बेटा, 26 जनवरी 2001 को एक अर्थक्वेक आया और ये इतनी तेज़ गति से था, हाई स्पीड थी इसकी, कि बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हुई इससे। नियर अबाउट 20,000 जो थे लोग मारे गए और बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी थी, बिल्डिंग्स थी, वो डैमेज हो गई। यहाँ ऊपर पिक्चर दिखाई हुई है। ऐसे ही नेपाल के अंदर भी अर्थक्वेक आया और वहाँ पर जो एपी सेंटर था, यानी कि एक तो होता है ना फोकस, जहाँ पर इंटरनल पार्ट में वेव जनरेट हुई और सरफेस के ऊपर आई, तो जो सरफेस के ऊपर पॉइंट बनता है उसे बोलते हैं एपी सेंटर। अब यहाँ पर अगर स्पीड ज़्यादा है एपी सेंटर पर, तो वो क्या करेगी, अर्थ को बहुत तेज़ गति से शेक करेगी, ठीक है, और शेकिंग की वजह से जो उसके ऊपर बिल्डिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब डैमेज हो जाएंगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, तो सब जो है उसका नुकसान हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से। तो ये एक्सपीरियंस 26 जनवरी 2001 को भुज के लोगों को हुआ। वहाँ पर अर्थक्वेक आया और उसकी वजह से बहुत सारे लोग, जिसे कह सकते हैं जान माल की हानि हुई। इसी तरह बैरन एक आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है, और इंडिया के ईस्ट साइड में जो बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर ये आइलैंड्स ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार, और उसी में एक बैरन आइलैंड है। और ये क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि इसके अंदर लगातार जो वोल्केनो है वो इरप्टेड होते रहते हैं, उद्गार होते रहते हैं, ज्वालामुखी फटता रहता है ये। और टोटली जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ज्वालामुखियों की वजह से हुआ है, क्योंकि जो वोल्केनोज़ हैं वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से सेडिमेंट्स को अर्थ सरफेस पर लेकर आते हैं और बाहर होकर वो क्या हो जाते हैं, ठंडे होकर जम जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग
फीचर्स बनती हैं। हमारा जो डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन प्लेट्यू है, उसका भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है? वोल्केनो की वजह से। लेकिन वो अब डोरमेंट कैटेगरी में आ गए हैं साउथ इंडिया के, और जो एक्टिव वोल्केनो है वो बैरन आइलैंड में है। ओके बेटा, आई होप इट इज़ क्लियर अप टू यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।